जी अस्सलाम वालेकुम। Today we are going to discuss how to apply knowledge in different fields of society. जिसके हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉलेज हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करते हैं। इसी तरह आज जो हम डिस्कस करेंगे, we are going to discuss how knowledge is going to be applied in different fields and what are the different circumstances under which a company or a person can enjoy a lot of functions by using the knowledge in a very appropriate manner. So इसको डिस्कस करते थे डिटेल में। इसके लिए सबसे पहले जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज नॉलेज इटसेल्फ हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। हमें पता होना चाहिए नॉलेज जब तक हम रीयूज नहीं करेंगे वो किसी काम का नहीं है। ये दुनिया की शायद वाहिद ऐसी चीज़ है नॉलेज जो आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही दफ़ा ये आपको बेनिफिट देगा। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये नॉलेज जो है इज जस्ट अ वेस्टेज। नॉलेज का रीयूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपको पता होगा कि इस चीज़ को किस तरह यूटिलाइज करना है और किस तरह हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। होप सो वुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। नॉलेज जब आपने रीयूज करना है तो उसके बाद आपको उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है। एप्लीकेशन से मुराद क्या है? एप्लीकेशन से मुराद है कि नॉलेज कैप्चर कैसे होगा। कैप्चर कर लें, ग्रेडेड कर लें, बात एक ही है, बट साथ साथ आपने ये भी देखना है कि किस तरह हम इसको डिफरेंट एंगल से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एक तस्वीर पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाउ द नॉलेज इज गोइंग टू बी शेयर्ड, यूटिलाइज्ड एंड रीयूज्ड। नॉलेज सबसे पहले हम इसके बारे में हमने बहुत डिबेट की थी चैप्टर 1 और 2 के अंदर। ये मॉडल जो है इसमें आपने हमेशा याद रखना नॉलेज क्रिएट भी होता है, नॉलेज शेयर भी होता है और नॉलेज को आपने अप्लाई भी करना है। अब होता क्या है, नॉलेज हमारे पास क्रिएट तो हो गया, अब इसको हमने दूसरों तक एक्सेस भी प्रोवाइड करनी ताकि वो इससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें और हम अपना नॉलेज दूसरों से शेयर करें। Until unless we do not share our knowledge, knowledge is nothing. Knowledge is just a wastage of our time. Similarly, जब आपने नॉलेज शेयर कर लिया तो what you are going to do? You are going to utilize it. Contextualize करो कि यार ये पर्टिकुलर नॉलेज किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है और कब यूज हो सकता है। जब हम ये करने के काबिल हो जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल हो जाएंगे। इसमें कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग स्लाइड जब ड्यूरिंग लाइव सेक्शन जो हमारा सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नाउ व्हाट रियल हैपेंड इज कि हमें ये देखना है कंपोनेंट्स कौन से अभी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी में हमने देखा था कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। नॉलेज हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें, ना सिर्फ टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें बल्कि जो हम काम करना चाह रहे हैं उसमें हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट शो कर सकें। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर एबल टू मेक श्योर that we are doing things in a right way. And how we are going to do right things, that is only possible if we have an appropriate knowledge, and that knowledge can be transferred to others so that they can easily do the work with the same style and same timings. Hope so would be clear to everyone. Now it is necessary to know how to allocate or locate your knowledge workers. किस डिपार्टमेंट में आप नॉलेज वर्कर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब का सब आप डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यू आर गोइंग टू डिस्कस within the company that how you are going to share knowledge and the most important thing how you are going to apply it. अब एक बंदा नया आया उसको कौन सिखाएगा? वही बंदा सिखाएगा ना जिसको कंपनी के कल्चर के बारे में पता होगा, उसके नॉलेज के उस कंपनी की बेसिस के बारे में पता होगा, तभी वो इस काबिल होगा कि वो नॉलेज को दूसरों तक शेयर करते हुए उसको अप्लाई भी करवा सके। मुझे हायर किया गया टीचर तो सबसे पहले एचओडी आके मुझे बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या, और अगर उनको खुद नहीं पता होगा तो वो खुद ही मुझे कोई अच्छी गाइडलाइंस नहीं दे सकेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोर एक्सपीरियंस यू गेट द मोर चांस कि आप सक्सेसफुल होते जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट रोल्स और वो सब के सब रोल्स बेसिकली नॉलेज को ना सिर्फ शेयर करने में हेल्प आउट करता है बल्कि अप्लाई करने में भी हेल्प आउट करता है। होप सो वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट
लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट रियल मीन्स इज कि नॉलेज जो है वो रिपीट होता रहता है। नॉलेज जब तक आप रिपीटेटिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे, नॉलेज में बेहतरी नहीं आएगी। हमने बात की थी नॉलेज की 3 टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट, टेसिट और तीसरा जो था दैट इज फ्रोनेसिस, जो मैंने आपको बताया था दैट इज विजडम। तो वो फ्रोनेसिस जो विजडम जो है वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप उस नॉलेज को बार बार एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे हम घर में बात करते हैं कुकिंग करते वक्त, your mother has the same taste every time she cooks, but the same thing if even if she taught to your sisters, वो उस तरह नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, रिपीट नहीं करती हैं। जब तक रेपिटेशन नहीं होगा आप सिमिलर थिंग्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज देखी, जो नॉलेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ चीजों को देखना है कि जब हम नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरों में अप्लाई करते वक्त, तो हमने उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। उनके करेक्टरिस्टिक्स के करेक्टरिस्टिक्स से बाद हमारी उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, मेंटल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लाइक आपके सामने लिखा हुआ स्किल्स हैं, लैंग्वेज है, टेक्निकल नॉलेज है, फिर नेचर ऑफ द टास्क। मतलब किस पैकेजिंग करने वाले को भी ये पता होना चाहिए किस तरह वो पैकिंग करते वक्त अपना टाइम कम से कम जाया करे और मैक्सिमम आउटपुट काम कर सके। अगर हम बात करें लेमैन की, अगर हम नॉलेज वर्कर की बात करें, मैनेजर की, तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि किस तरह वो दूसरों से काम करवा सकता है। फिर नॉलेज हमेशा आपको ट्रांसफर करना है, एक्सप्लिसिट नॉलेज को टेस्टेड में और टेस्टेड को एक्सप्लिसिट में, अदरवाइज आप कभी भी इसको एफिशिएंट नॉलेज के तौर पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको गौर से देखें, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद हमारी ये है दैट वी आर गोइंग टू शेयर एंड वी आर गोइंग टू मेक पीपल इजी डू देयर वर्क। होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोग शेयरिंग करने से घबराते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर हमने नॉलेज शेयर किया तो ये हमारी जगह ले लेंगे, इवेंचुअली क्या होगा, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब हमने इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना है कि क्या वो उसको अप्लाई कर रहा है, क्या वो उसको रीयूज कर रहा है, नॉलेज को भी नहीं कर रहा। अगर वो उसको यूटिलाइज करने में कामयाब हो गया है तो क्या वो नॉलेज यूटिलाइज करने से ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम बहुत सारा नॉलेज रखते हैं लेकिन हो सकता है कि वो नॉलेज किसी काम का ना हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज सचिन तेंदुलकर, बट व्हाट माय टेक्सटाइल कंपनी और माय यूनिवर्सिटी हैज टू डू विद इट। हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को भी इस कॉलेज का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमें नजर आता है कि बहुत से लोगों ने एक वेबसाइट को विजिट किया। अब वेबसाइट एक बेसिकली एक आप कह लो कि सर्वर है जो कि सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पे तमाम लोगों की क्वेरीज आती हैं। जैसे हमारे पास अगर आप देखें तो मैं जिस पॉइंट की तरफ मूव करूँ, मैं कर्सर मूव कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट है। इसी तरह जब हम कंपनी में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं नॉलेज शेयरिंग की, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो किस तरह काम को लेके चलते हैं। उनके पास डिफरेंट तरीके होते हैं उनके काम को चेक करने के लिए। तो हम इसको यूजर को फोकस करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू शेयर और अप्लाई नॉलेज। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर करना कि जो हम टास्क लोगों को दे रहे हैं क्या वो उसको फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। बाज़ इंसान डिफरेंट मोड ऑफ वर्क में होता है। आपका मूड बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे, आपका मूड थोड़ा सा खराब है तो उतना अच्छा काम नहीं कर सकोगे जितना आम दिनों में करते हो। तो ये सारे का सारा हमें मॉनिटर भी करना है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अप्रोच जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज, हमने कंप्यूटर सिस्टम्स दिए किसने ताकि हम इजीली ट्रैक कर सकें कि एक एम्प्लॉय सारे दिन में क्या काम करता है, कैसे करता है। थिंक अबाउट इट, जब हम बात करते हैं बैंक ऑफ पंजाब की या नेशनल बैंक की एग्जांपल है, नेशनल बैंक अभी भी क्या कर रहा है, दे हैव नो मॉनिटरिंग। इसी वजह से वो सारा दिन में एंजॉय करते हुए लोगों को तंग भी कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एफिशिएंसी क्यों कम है गवर्नमेंट ऑफिस की? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग। इफ यू हैव अ गुड मॉनिटरिंग सिस्टम यू कैन इजीली ट्रैक पर्संस और उससे भी नॉलेज बेहतर होता है। आगे चलेंगे तो इसको देखिए जरा। अब ये एक डायग्राम है जो ये बता रही है कि नॉलेज हमेशा याद रखना, नॉलेज हमेशा डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता।
स्टैटिक मीन्स जो कि नॉर्मली चलता रहता है, नॉलेज चेंज होता है रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम। अभी कोरोना आने की वजह से बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आई है, जैसे आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ आ गए। अगर ये कोरोना ना होता तो शायद हम अभी भी ओल्ड सिस्टम में चल रहे होते, दैट इज ऑफलाइन क्लासेस, और उसमें काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज को फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। सिमिलरली नॉलेज जो है वो हमेशा डायनामिक होता है, और जो कंपनीज और जो यूनिवर्सिटीज डायनामिक पॉलिसी को अप्लाई करती हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हैं, अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो एक मॉडल है। ये मॉडल क्या कह रहे हैं, आपके पास कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसकी बेस पर आप डाटा गैदर करते हो, नॉलेज गैदर करते हो। उसके बाद वो वेयर हाउस होता है, एनालाइज होता है, सेंट्रल पॉइंट डेटा एनालाइज, इसकी बेस के ऊपर आपका बिहेवियर बन रहा होता है। अब जब ना बिहेवियर बन रहा होता है तो वो बिहेवियर बेसिकली आपकी प्रोफाइल क्रिएट करता है, और प्रोफाइल ये बताती है कि आप किस हद तक काम करने में हेल्पफुल है और किस तरह आप आने वाले दिनों में लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे। नॉलेज को जब हम बात करते हैं तो टेक्सोनॉमीज आती हैं। अब ब्लूम ने 1956 में क्या डिफाइन किया, उसने लोगों को, उसने कहा कि नॉलेज को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो डिवाइड में उसने था द अफेक्टिव डोमेन एंड द कॉग्निटिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन क्या होती है, जिसमें हमारे मेंटल एबिलिटी होती है। वो मेंटल एबिलिटी क्या होती है, वो मेंटल एबिलिटी में आप देख सकते हैं इफेक्टिव डोमेन में आपकी फीलिंग्स, वैल्यूज, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। जबकि हम जब कॉग्निटिव की बात करते हैं तो कॉग्निटिव इज ऑलवेज डोमेन एंड दैट इज योर नॉलेज। और नॉलेज जब इन पर्टिकुलर इफेक्टिव डोमेन के साथ मिलता है तो वर्ड हैप्पीनेस वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट नॉलेज एवर इन प्रोड्यूस्ड। हाँ, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेके चलते हैं, बट इफ यू डिवाइड देम एंड डू नॉट यूज देम इफेक्टिवली तो आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। कॉग्निशन के बारे में हम देखें, कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है, इवैल्यूएशन किया, सिंथेसाइज किया, एनालिसिस किया, आप देखो नॉलेज से कॉम्प्रिहेंशन होती है, एंड देन वी मूव फर्दर एंड सेड कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन वी सेड नॉलेज क्रिएट हो गया, उसको आपने उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है उसको बताना है, बताने के बाद उसको अपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने देखना कि जो आपने अप्लाई किए क्या उसका एनालिसिस क्या हुआ है, क्या वो फायदेमंद है कंपनी के लिए, नुकसानदेह है। फिर आप उसको देखेंगे कि अगर हम इसको मुस्तकिल तौर पर अप्लाई करें ना, सिंथेसाइज कर लें यानी कि कंबाइंड कर ले, तो हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देन इवेल्युएट करेंगे कि यस दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज हाउ कॉग्निशन मॉडल के बेस पे हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे नॉलेज को डिफाइन करते हैं। अब ये पूरी पूरी जो चीज है इसको अगर हम गौर से देखें, हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉलेज वर्कर्स जो हैं आप उनसे क्या चाहते हो, और उसमें हम उनकी एक्सपर्टीज देखते हैं, उनके स्किल्स को भी देखते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि उनका लेवल क्या है, क्या वो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे, मास्टर लेवल पे है, क्या वो काम उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नॉलेज जो है वो फेल क्यों हो जाता है यूज होने में, बिकॉज नॉलेज वर्कर्स कन्विंस नहीं होते हैं कि इसको हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, बिकॉज देयर मेंटल कैपेसिटी माइट बी अ ब्लॉकेज फॉर देम, और यू कैन से दे डू नॉट वांट टू वर्क देमसेल्फ। तो उस सूरत में भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आगे चलते हैं। यूजर मॉडल इज नॉट इनफ। अच्छा, यूजर मॉडल इज नॉट इनफ क्यों नहीं है, बिकॉज वी नो दैट लोगों का जो काम करने का तरीका, उनकी गोल्स में बहुत फर्क होता है। और जब सिमिलरली हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज की गोल्स और लोगों की गोल्स में फर्क होता है, और किस तरह काम करेंगे, अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका यूजर मॉडल कभी भी काफी नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब होने के लिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूजर मॉडल से हम निकले और इसमें चले गए टास्क मॉडल में। अभी टास्क मॉडल क्या है, दैट इज बेसिकली कि somebody have a particular knowledge about a particular thing। अब हम नॉलेज में भी एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, विजडम, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लॉनेसिस, हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यूजर और टास्क जो मॉडल है इन दोनों का हम इस्तेमाल करें तो इससे क्या होगा, इंटरनलाइजेशन होगी। इंटरनलाइजेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो नॉलेज आपस में कंबाइंड हो तो इंटरनलाइजेशन प्रोसेस होता है। नाउ टास्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें देखना है इंडिविजुअल लेवल के अंदर रहते हुए किस तरह हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो काम करें। इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है
वो ये देखनी है कि लोगों को हमने रिस्पेक्ट से ये समझाना है कि आप लोग ये काम इस तरह करें। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं तो लोगों के अंदर एक आप कह लें कि इमोशंस क्रिएट होते हैं कि दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क। एंड देन व्हाट हैपेंड, आप यूज्ड कॉमनली इसमें हम देखा था डीकम्पोजिशन कर देते हैं, काम को डिवाइड कर दो। चेयर बनाने वक्त आप ये देख लो कि यार एक बंदा जो है उसको आप स्पेशलाइज जब आप कर दोगे ना लोगों को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, इसका मतलब है कि आपने काम को डिकम्पोज कर दिया। एंड दैट इज हाउ द कंपनीज यूज्ड टू वर्क एंड दे गेट वेरी मच सक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल नॉलेज। अब जो नीचे लेवल अगर आप देखें, एक फ्लो चार्ट मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो आप उसमें देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह लेके चलते हैं। बट उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाई द टास्क टू बी एनालाइज। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है टास्क करना क्या हमने, हमें पता नहीं था, हम सुबह उठते हैं ओके आज ये कर लेते हैं। जब हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होंगे हमने ये करना है, तो हम बेहतर तरीके से उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर हम उस पर्टिकुलर काम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4 5 6 7 8 जितने मर्जी समय कर लें, आपकी मर्जी है। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करें ताकि आपको पता हो कि आपने ये टास्क कर लिया है, तो आपके लिए अचीव करना बाकी गोल्स को आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे लेक्चर कंप्लीट करने हैं, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं और मेरे पास 2 दिन का टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर्ली डिवाइड कर लूंगा कि मैंने एक आवर में इतने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, दूसरे आवर में इतने करने, तीसरे में इतने करने। तो इससे एक तो मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं काम अच्छे तरीके से कर सकूंगा। सॉरी, थर्ड पॉइंट सॉरी थर्ड पॉइंट इज दैट आप सब टास्क को एक डायग्राम बनाने, इसमें बताएंगे आप किस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको डिकम्पोज करते वक्त ये देखेंगे कि क्या हमें कंटिन्यू भी करना है कि नहीं करना, और फिर हम उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे। टास्क फ्लो जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो यूजर्स और सिस्टम के दरमियान एक लिंक क्रिएट कर रहा है, और उस लिंक की बेस के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको आइडेंटिफाई भी करता है। EPPS, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम, इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें हेल्प आउट करता है ड्यूरिंग आवर लर्निंग एंड एडवाइस, और जब हम जॉब पे होते हैं। ई लर्निंग इज ऑल्सो करंटली अब बहुत जरूरी है। लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक काम किस तरह आप कर सकते हैं इफेक्टिवली, और डिफरेंट टूल्स की मदद से आप अपना टाइम ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके है उसमें आने से क्या हुआ, EPPS आने से, इसके आने से सॉफ्टवेयर्स और कंपोनेंट्स डेवलप हो गए जो लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये देख लें टास्क सपोर्ट सिस्टम क्या है। टास्क सपोर्ट सिस्टम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें अगर माउस वो हों तो डेटाबेस है जहां पे आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। सिस्टम सपोर्ट है, सिस्टम सपोर्ट में क्या है, आपके पास ऑनलाइन हेल्प, ट्यूटोरियल, नेविगेशन हेल्प है जो आपको बता रही है कि सर आप इस तरह कर सकते हैं। जॉब एड्स, हमारे पास डिफरेंट टेस्टेड नॉलेज है, मैनुअल्स अवेलेबल हैं जिसकी बेस के ऊपर हम अपने काम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और लर्निंग एड्स क्या है, हम ई लर्निंग के थ्रू अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। इसी को अगर आप गौर से देखें तो अगर हम आगे फोकस करें तो वी हैव टू लुक अपॉन नॉलेज मैनेजमेंट जो है, उसमें हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेंगे और मैपिंग करेंगे इन सच अ वे दैट हमारे पास नॉलेज की एक बेहतर हायरार्की डेवलप हो सके। अब इसको देखने के लिए हमें क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, EPP को यूज करने से, EPSS को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बजाय इसके कि मैं बाहर से किसी स्पेशलिस्ट इंडस्ट्रीज को बुलाऊं और कहूँ कि आपको ट्रेनिंग दें, मैं आपको EPSS की बेस पे अपना सब कुछ डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे सीख के बहुत कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं, इसी तरह हम EPSS सिस्टम के थ्रू भी लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, और इससे फिर उनको बेनिफिट भी होता है कि उनका काम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, अब नॉलेज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, KM कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं KMS के, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के, उनको अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन, आप जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे कभी भी कुछ, आप कभी भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हो। अच्छा, आपने कम्युनिकेशन कर ली लेकिन आपका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। कोलैबोरेशन, डिफरेंट लोग डिफरेंट एंगल्स में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तो होगी, बातचीत होगी, लेकिन बातचीत के बाद
आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन प्रोसेस, और इसको आपने देखा, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे। जब आप ये चारों चीज़ें कर लेंगे तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स को बेहतर बना सकते हैं। अब इसी को आप देख लेंगे हमने क्या किया, हमने 3 लेवल्स में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट आर्किटेक्ट को बनाया। जैसे आप अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तो उसमें आईसीएस के अंदर हमारे पास जो था, या अगर आपने कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर हम आईएसओ मॉडल पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर भी, नॉलेज मैनेजमेंट आर्किटेक्चर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें डाटा लेयर्स, प्रोसेस लेयर्स एंड यूजर इंटरफेस होते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हमने यूटिलाइज किस तरह करना है। बट बिफोर दैट वी हैव टू नो दैट सबसे पहले डाटा लेयर में कहता है हमारे पास डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ आइदर वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी सोर्स में होता है। प्रोसेस लेयर क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है उस डाटा को, कि उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, और फिर उसको लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेट करवाती है। फिर यूजर इंटरफेस आता है जहाँ पे यूजर उस पर्टिकुलर नॉलेज को ना सिर्फ यूज करता है बल्कि उसको अपने लिए नॉलेज बनाते हुए कंपनी की सक्सेस पे काफी हद तक हेल्प आउट भी करता है। अगर आप इसी को गौर से देखें तो ये फिगर 610 है, ये आपका आर्किटेक्चर है। आपके सामने डिफरेंट लेयर्स हैं, आपको नजर आ रहा है ये आपका डाटा लेयर सबसे नीचे, जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, जहाँ पे मेटा डाटा लिखा हुआ, डाटा सोर्स, डाटा टाइप एंड डाटा फॉर्मेट्स। उसके बाद प्रोसेस लेयर में क्या हो रहा है, सिस्टम्स हेल्प कर रही है, लोकेट एक्सपर्ट्स, आपको जो चीज़ें चाहिए वहाँ से मिल रही है। और फिर क्या हो रहा है, जो आप मॉनिटर पे देख रहे हो उसकी बेस पे आप क्या कर रहे हो, आप उसको यूजर इंटरफेस जो है वो आप उसको देखते हुए अपने नॉलेज को ना सिर्फ इंप्रूव कर रहे हो बल्कि कंपनी को फायदा भी दे रहे हो। आगे चलते हैं, नॉलेज रीयूज कब होता है? नॉलेज हमने बार बार यूटिलाइज तो कर लिया, नॉलेज को रीयूज करने की बारी। अगर आप नॉलेज को रीयूज नहीं करते हैं तो किसी काम का नॉलेज नहीं है। डिफरेंट में रोल्स हैं रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज रीयूज। नॉलेज प्रोड्यूसर कौन होगा, नॉलेज इंटरमीडिएट कौन होगा, नॉलेज रीयूजर कौन होगा। ये तीनों फैक्टर्स को अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो नॉलेज रीयूज करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नॉलेज प्रोड्यूसर कौन होता है? वो पर्सन जो एक डॉक्यूमेंट, जिसको हम नॉलेज ऑब्जेक्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेड नॉलेज ऑब्जेक्ट। जो नॉलेज है उसको जो डॉक्यूमेंटेड करेगा उसको हम कहेंगे कॉल्ड एज नॉलेज प्रोड्यूसर। जो नॉलेज को डिफरेंट तरीकों से लोगों तक पहुंचाने में हेल्प आउट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज इंटरमीडिएट। और नॉलेज रीजर्स कौन है, जो उसको दोबारा रिट्राइव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसको अप्लाई करेगा। रीयूज सिचुएशन कब होती हैं? The four reuse situations are shared work producer, shared work practitioner, expert seeking novices, and secondary knowledge miners। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो शेयर्ड वर्क प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो कि हम कहते हैं कि उनके अंदर टीम्स और ग्रुप्स होती हैं जो कि मिलके काम करती हैं। शेयर्ड वर्क प्रैक्टिशनर्स कौन से होते हैं? वो उस कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो उसको यूज करते हैं एज अ प्रोफेशन। एक्सपर्टीज सीकिंग नॉविस वो लोग होते हैं जो कि लर्निंग सिनेरियो में होते हैं, वो उसको सीख भी रहे होते हैं और उसको बार बार यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। सेकेंडरी नॉलेज माइनर्स वो लोग होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंगफुल डाटा, मीनिंगफुल पैटर्न फ्रॉम द ऑलरेडी नॉलेज यूटिलाइज जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास होती है। आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड जो हमारी है दैट इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन। अगर हम इसको गौर से देखें तो नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट तरीकों से लोगों को ये बताते हैं कि हाउ द नॉलेज इज यूजफुल फॉर देम और नॉट। और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। दैट इज आपने जो भी काम किया उसको लिखा है या नहीं लिखा, पब्लिश करवाया कि नहीं करवाया, पब्लिश करवा लिया तो एक्सपर्ट कौन है उसके अंदर, एक्सपर्ट भी हो गया तो क्या आपका कोई और पार्टनर है, आप अकेले काम कर रहे हो। फिर इसको हमने पब्लिश कहाँ पे करवाना है, पब्लिश करवाने के बाद हमने देखना है कि यार ये हमारे पास इंटरनल वेबसाइट पर रखना है, हमने इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर लोगों तक प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ नॉलेज डिपॉजिटरी शुड बी ए वन स्टॉप शॉप फॉर नॉलेज एप्लीकेशन। नॉलेज की आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे
जहाँ पे नॉलेज आपके पास हर वक्त अवेलेबल होगा, और इसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, लोगों को एक्सेस अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो नॉलेज को बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। होप सो वुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुलाकात करते हैं कुछ अर्से बाद।